चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम जो आपका होने वाला है 2025 में, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को लाए हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र सभी के प्रश्न मिलेंगे। इसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आज कुछ कम क्वेश्चन है तो इसको एकदम ध्यान से देखिए। अगर आपका इसमें 30 नंबर आ रहा है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। और ये जीके जीएस का फुल रिवीजन होगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट को देखते हैं तो आपको जीके जीएस का पूरा रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको डेली टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले सेशन को और पहला क्वेश्चन को। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता कहलाती थी, चीन की सभ्यता कहलाती थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती थी, ग्रीक की सभ्यता नहीं कहलाती थी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर बात आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर वहीं भारत में पूछेगा सबसे बड़ा जगह कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या बोलेंगे, राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो ये चीज ध्यान देनी है। ये किया था राखलदास बनर्जी ने। किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था। और ये कब किया था, 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहीं पर बात आता है, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो हड़प्पा, हड़प्पा का खोज किसने किया था, ध्यान देनी है, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और इनकी खोज कब किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था। और ये किस नदी के तट पर है, तो ये भी पूछा जाता है आपके आरपीएफ में। तो याद रखिएगा रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर है, रावी नदी के तट पर है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और कई सारे प्रश्न बनते हैं जिसको कि हम लोग आने वाले क्रम में एकदम डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। यानी कि डीपीएसपी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो डीपीएसपी आपको राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से, अब भारत ने कहाँ से अपनाया है, आयरलैंड ने। और आयरलैंड ने कहाँ से अपनाया है, स्पेन से अपनाया है। तो यहाँ से तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, डीपीएसपी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ पर बात आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या बोलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक है, और इसको कहाँ से लाया गया, तभी तुरंत बताया, आयरलैंड से लाया गया। इसमें याद रखिएगा संविधान अनुच्छेद की बात करेगा तो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक इसमें वर्णन किए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सभी को एक बार ध्यान से देखिए। 36 में क्या बोला गया है, याद रखिएगा। डीपीएसपी जो है याद रखिएगा, इसके राज्य की परिभाषा बताया गया है। 37 में बोला गया है कि ये न्यायालय में जो है परिवर्तनीय नहीं होगा। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं बोला। 38 में क्या बोला गया है, लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया है। 39 में क्या बोला गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में क्या बोला गया है, याद रखनी है, ग्राम पंचायत का गठन। 41 में क्या बोला गया है दोस्तों, कुछ दशा में सरकारी सेवा जैसे कि आप वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब इसमें 41 में बोला गया है। 42 में क्या बोला गया है, प्रस्तुति सहायता। 43 में क्या बोला गया, निर्वाह योग्य मजदूरी। यानी कि कोई भी मजदूरी करता है तो उसको उतना मजदूरी देना चाहिए जो कि उसका जीवन यापन हो सके। 43 के क में क्या है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 43 का एक ख होता है जिसमें कि क्या है, सहकारी समिति है। 44 में क्या है, याद रखनी है, इसमें जो है बोला गया है, याद रखिएगा, सभी के लिए कानून जो है समान है, यानी समान सिविल सहायता इसमें बोला गया है। 45 में क्या बोला गया है, याद रखिएगा, 6 से जितने भी कम वर्ष के बच्चे हैं उसको शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। और 47 में कितने, 46 में कितने बोला गया है, याद रखिएगा, एससी एसटी का उपबंध के बारे में बताया गया है। 47 में बोला गया पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में बोला गया, याद रखिएगा, कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में क्या बोला गया है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। 48 के क में बोला गया वन्य जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण। 50 में क्या बोला गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। और अनुच्छेद 51 में क्या बोला गया, विदेशी नामती और अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तो इतना अनुच्छेद को एकदम आपको याद रखनी है, यहाँ से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप बस बने रहिए, देखिएगा आपको जीके में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। चलिए मिलाइए। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद की चर्चा कहाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्रोत एवं प्रथनाय का स्रोत बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, यजुर्वेद को बोलते हैं स्रोत एवं कर्मकांड, तो ये हो जाएगा 2। सामवेद को संगीत के जनक बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अर्थात को हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि 4 2 1 3, तो यहाँ पर से 4 2 1 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, एक होता है वेदत्रयी। क्या बोलेंगे, वेदत्रयी होता है। वेदत्रयी में कौन कौन वेद शामिल है, तो याद रखनी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल है। याद रखनी है अथर्ववेद जो शामिल नहीं है, कई बार एग्जाम आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए
अगली सवाल को देखिए ध्यान से, क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए भंग की चर्चा जो है किसमें है, अनुच्छेद 85 में है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल है सभी को एक बार देख लीजिए। देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति का एक पद होगा, वो कितना में बोला गया, 52 में। 53 में क्या बोला गया है दोस्तों, तो ध्यान देनी है, कार्यपालिका शक्ति, यानी राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति किस में है, 53 में। 54 में क्या है, याद रखनी है, निर्वाचन मंडल है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। 55 में क्या है, निर्वाचन विधि है, यानी कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, एकल संकरणीय मत प्रणाली के द्वारा। 56 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया, 5 वर्षों का होगा। और 57 में क्या बोला गया है, 57 में बोला गया है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। और 58 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, 58 में बोला गया है, राष्ट्रपति जो है, याद रखिएगा, इनके योग्यता के बारे में बताया गया, ठीक है। और 59 में क्या बोला गया, शर्त के बारे में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 60 को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया शपथ के बारे में, ठीक है। और 61 एक याद रखिएगा, 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा है। तो इतना अनुच्छेद को राष्ट्रपति से रिलेटेड कम से कम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारण एक जैसी है। तो एक जैसी कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर बोल रहा है बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्मों में। तो ये कर्मवाद का सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाद का सिद्धांत हो जाएगा। यहीं पर बात करेगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं पर बात करेगा जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, याद रखिएगा, ऋषभदेव। कौन हो जाएंगे, ऋषभदेव हो जाएंगे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और वहीं अगर आपको इसमें वास्तविक शब्द जोड़ दे, वास्तविक शब्द जोड़ दे, तब आपको लगाना है महावीर स्वामी। क्या बोलेंगे, महावीर स्वामी लगाना है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे आपका क्रम आते जाएगा प्रैक्टिस सेट का, इस तरह के सवाल आपको वहां पर गौतम बुद्ध, जैन धर्म, सभी फैक्ट आपको बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, तो ये अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा किया गया। अलवार संत जो भी हुए वो किस धर्म को मानते थे, तो याद रखनी है, वो विष्णु धर्म को मानते थे, ठीक है। और जो है नैनार जो भी हुए वो किस धर्म को मानते थे, किस देवता को मानते थे, ये पूछ सकता है। तो नैनार संतों ने, याद रखिएगा, शिव की उपासना करते थे, इसीलिए इस लोग शिव को मानते थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। देखिए बात आता है यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं, 3 युद्ध हुए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा के सवाल में पूछ रहा है। तो पहला युद्ध कब हुआ था, ध्यान देनी है, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और लोदी के, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जिसमें कि याद रखिएगा, बाबर का जीत होता है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इसी के जगह पे बाबर ने लोदी वंश के जगह पे मुगल वंश की स्थापना करती है। द्वितीय जो है, याद रखिएगा, अकबर एवं हेमू के बीच होता है। किसके बीच होता है, अकबर एवं हेमू के बीच होता है, जिसमें कि अकबर की जीत होती है, हेमू की हार होती है। वहीं बात करेगा तृतीय पानीपत का युद्ध जो है, ये कब हुआ था दोस्तों, 1761 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय कब हुआ था, 1556 में हुआ था। तृतीय जो है 1761 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखनी है, मराठा एवं जो है ये अफगानों के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। और मराठा में किसने नेतृत्व किया था, तो याद रखनी है, ये क्या था, सदाशिव भाव। क्या बोलेंगे, सदाशिव भाव। और याद रखिएगा, विश्वासराव भाव। क्या बोलेंगे, विश्वासराव भाव। ये दोनों नेतृत्व किए थे। और अफगानों से किसने किया था, तो अहमद शाह अब्दाली ने किया था। किसने बोलेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने किया था। जिसमें कि याद रखिएगा, मराठा क्या बुरी तरह से हार होता है। और इसमें जो मृत्यु देखने को मिलेगा, जो भाग लेगा उसी का होगा, सदाशिवराव और विश्वासराव भाव। तो सदाशिवराव और विश्वासराव भाव, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपका लगभग प्रश्न पानीपत से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट में मिला था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में एक और प्रावधान किया गया, तो याद रखनी है, वो जो भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्या बोलेंगे, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको क्या बना गया दोस्तों, तो याद रखनी है, उसको जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बोलेंगे, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और भारत के गवर्नर जनरल के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे थे, तो याद रखनी है, विलियम बेंटिक बैठे थे। कौन बोलेंगे, विलियम बेंटिक बैठे थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1858 में एक अधिनियम आता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस अधिनियम में क्या हुआ, जो भी भारत का गवर्नर जनरल था, उसको जो है क्या बना दिया, भारत का वायसराय के फॉर्मेट चेंज कर दिया। क्या बोलेंगे, भारत का वायसराय। और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ था, तो याद रखनी है, लॉर्ड कैनिंग हुआ था। कौन हुआ था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए
अगला सवाल देखिए क्या बोला गया यहाँ पर। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। तो ये 1882 में अडियार में क्या था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका गठन किसने किया था, तो याद रखनी है मैडम ब्लासवस्की ने किया था। किसने बोलेंगे, मैडम ब्लाड वस्की ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और वहीं अगर भारत में पूछेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने याद रखिएगा 1916 में एक जो है क्या चलाया था, होम रूल आंदोलन चलाया था। क्या बोलेंगे, होम रूल आंदोलन चलाया गया था। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सूची की चर्चा याद रखिएगा संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णन है। किसमें है, 7वीं अनुसूची में वर्णन है, जिसमें 3 प्रकार के अनुसूची की चर्चा की गई है। जैसे आप एक का हो गया संघ सूची, दूसरे बात हो गया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हो गया, और तीसरा आपका हो गया राज्य सूची। तो ये तीनों सूची का चर्चा किस में है, 7वीं अनुसूची में है। यूएसए से क्या लिया गया, यानी कि यूएसए जैसे आपका अमेरिका हो गया, यहाँ से लिया गया बहुत सारे फैक्ट लिया गया। जैसे आपका हो गया मौलिक अधिकार, क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार हो गया। उसके बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहीं से लिया गया है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद लिया गया है। और याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो ये सभी जो है कहाँ से लिया गया है, तो याद रखनी है मौलिक अधिकार हो गया, ये सब अमेरिका से लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान जो भी मौलिक अधिकार जो है आपका हनन होगा वो लिया गया जर्मनी के बाइमर संविधान से। क्या लिया गया है, बाइमर संविधान से। कनाडा से क्या लिया गया है, याद रखिएगा संघात्मक शासन। क्या बोलेंगे, संघात्मक शासन कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगली सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रोनोदन में शामिल होता है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए। क्या नियम दिए, 3 नियम दिए। और इन सभी की चर्चा याद रखिएगा एक पुस्तक में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया की रचना कब हुआ था, 1687 ईस्वी में हुआ था। और इसी में न्यूटन ने 3 नियम दिए। पहला नियम इनका ये था कि याद रखिएगा कोई भी वस्तु अगर गति में है या विरामावस्था में है, अगर जो वस्तु विरामावस्था में है तो विरामा में बना रहती है, अगर गति में है तो वो गति में रहना पसंद करती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल प्रयोग ना करें, ठीक है। ये बोला गया किसी न्यूटन का फर्स्ट लॉ में। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही हमको क्या मिलता है, बल के परिभाषा मिलता है। क्या बोलेंगे, बल की परिभाषा कहाँ से देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। सेकेंड लॉ में बोला गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि याद रखिएगा इनको बोल सकते हैं कि इनका उदाहरण रख देते हैं, कोई भी गेंद अगर आपके हाथ में आ रहा है उसको आप पीछे की ओर खींचते हैं तो वहां पर आपको चोट कम प्रतीत होता है। ये सब न्यूटन के सेकेंड लॉ में है। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं F बराबर ma, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या बोला गया है, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। ये सब किसमें बोला गया है, न्यूटन के थर्ड लॉ में, जिसमें कि क्या बताता है, याद रखिएगा इन सभी के याद रखिएगा बल के संबंध के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विटामिन बी 1 को भी कहा जाता है, विटामिन बी 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। विटामिन देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, याद रखिएगा विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो ये सबसे पहले एकदम ध्यान दीजिएगा, एक होते हैं बीसी और एक होते हैं एडीई के, ठीक है। ये याद रखिएगा बीसी जो है बसा में घुलनशील होता है, सॉरी जल में घुलनशील होता है। और याद रखिएगा एडीई को जो है बसों में घुलनशील होता है। तो उसी के द्वारा यहाँ थायमिन हो जाएगा BT1, विटामिन 1 के कई कॉम्प्लेक्स है, जैसे बायोटीन हो गया विटामिन B7 का रासायनिक नाम, नियासिन जो है विटामिन B3 का हो गया। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका RPF SI में पूछा गया है। और स्कर्विक एसिड को विटामिन C का रासायनिक नाम कहते हैं। वहीं विटामिन D की अगर रासायनिक नाम की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका कैल्सीफेरोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन E की अगर रासायनिक नाम बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका टोकोफेरोल। क्या हो जाएगा, टोकोफेरोल हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। ए बी वाला तो सर्वग्राही होता है दोस्तों, क्या होता है, सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही व्यक्ति जो है सभी से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी से रक्त ले सकते हैं, लेकिन ये दे सकते हैं किसको, तो दे सकते हैं सिर्फ याद रखिएगा ए बी वाला को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पूछेगा कि सर्वदाता कौन होता है, ए बी होता है। और याद रखिए सॉरी सर्वग्राही कौन होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, सर्वग्राही आपका कौन होता है, ए बी होता है। और आपका सर्वदाता आपका कौन होता है, तो याद रखनी है सर्वदाता आपका ओ होता है। अगर निगेटिव पॉजिटिव की बात करेगा तो ए बी होगा आपका पॉजिटिव, और याद रखिएगा ओ आपका होगा निगेटिव। ए बी में याद रखिएगा कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी नहीं होता, इसीलिए ये जो है याद रखिएगा सर्वग्राही है। और ओ में याद रखिएगा कोई भी याद रखिएगा एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए जो ये है सर्वदाता है, ठीक है। ये चीज को भी एकदम ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन, अमोनिया गैस का उत्सर्जन वो जीव करेगा जो कि याद रखिएगा जल में रहेगा, क्योंकि अमोनिया गैस सबसे अधिक वो उत्सर्जन करता है और ये जल में ही, तो यह मछली हो जाएगा और प्रोटोजोआ हो जाएगा। मेढक और सरीसृप, याद रखिएगा सरीसृप में आपका हो गया छिपकली, ये सभी जो है पानी में नहीं रहते हैं, और मेढक जो है आपका ज्यादातर जो है ये दोनों जगह पे रहते हैं, इसको हम लोग जंतु जगत का उभयचर बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ए एवं दो हो जाएगा, तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं दो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? शैवाल का कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। तो एक एवं दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी सवाल जो है एनसीईआरटी से है और इसी सब सवाल को पढ़कर आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हल्का प्रश्न को पढ़ के एकदम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। शैवाल किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा शैवाल जो है, शैवाल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी बोलते हैं। और एक होता है कवक, यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, कवक, कवक का अध्ययन हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों के सहजीवी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। शैवाल जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लाल शैवाल, और एक आपका होता है भूरा शैवाल, और एक आपका होता है हरा शैवाल। तो ये सभी बातों को भी एकदम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल को ध्यान से देखिए क्या बोला गया प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया है? तो ये दोस्तों जैव विविधता को उजागर करने के लिए किया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैव विविधता को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। एक होता है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल वाला, और एक 22 मार्च वाला। ये सभी फैक्ट को एकदम ध्यान दीजिएगा। 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में, और 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं जल दिवस, विश्व जल दिवस, और इसी दिन जो है बिहार दिवस भी मनाता है। ठीक है, चलिए अगली सवाल को देखिएगा क्या बोला गया है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो ये जो है वायु प्रदूषण से है और जलवायु प्रदूषण, तो जलवायु ज्यादा ले सकते हैं, ये दोनों से है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर से ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण के फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये एक प्रकार का परत है जो कि कहाँ पर होता है? समताप मंडल में होता है। कहाँ पर होता है? समताप मंडल में होता है। और समताप मंडल में अगर बात करेगा 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसकी मोटाई कम हो जाने के कारण इसमें याद रखिएगा एक प्रोटोकॉल चलाया गया था, जो कि कहाँ पर चलाया गया था? मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था दोस्तों? तो ध्यान देनी है 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो याद रखनी है ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखिए क्या बोला गया है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा का गठन किसने किया था? तो याद रखनी है कैबिनेट मिशन ने। किसने? कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन का स्थापना कब आया था? तो याद रखनी है 23 मार्च 1946 को आया था। कब बोलेंगे? 23 मार्च 1946 को आया था। और इसमें 3 सदस्य थे। इसको याद करने का ट्रिक है काल, यानी कि स्टेपर्ट क्रीप्स, अलेक्जेंडर और पैथविक लॉरेंस। और पैथविक लॉरेंस जो है याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ये भी चीज एकदम आपको याद रखते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व, एकात्मक तत्व सत्वों का विकेंद्रीकरण ये नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से देख लीजिए 2, 3 और 5 हो जाएगा। 2, 3, 5 यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये जिसको किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा एक होता है विधानमंडल। विधानमंडल इसको बोला जाता है जिसमें कि इसका 2 अंग होते हैं, एक होते हैं विधानसभा, एक होते हैं विधान परिषद। जिस राज्य में ये दोनों हो उसको बोलते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कितने राज्यों में है इसको याद करने का ट्रिक है तू भी मजा कर। क्या बोलेंगे? तू भी मजा कर। तो ये चीज ध्यान देनी है। जैसे टी से हो गया तेलंगाना, क्या बोलेंगे? तेलंगाना हो गया। यू से हो गया यूपी, बीएसआई से हो गया बिहार, एम से हो गया महाराष्ट्र, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, के आर से हो गया कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? यानी तदर्थ समिति कौन हो जाएगा? तो ये याचिका समिति हो जाएगा तदर्थ समिति। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? तो हट्टी सोने की खाने हो गया, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। और इसी में क्या हो जाता है? याद रखिएगा कोलार फील्ड। कोलार फील्ड सोने के लिए ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज दोस्तों 25 सवाल ही लिया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा 25 में आपने कितना कर पाए ये आपको बतानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेली प्रैक्टिस सेट आपका आएगा। इसके लिए आप लोग
नियंत्रण रहे। आपको डेली इसी वे में प्रैक्टिस सेट मिलेगा और आप डेली जोड़िए और देखिए कि आपका तैयारी कितना बूस्ट हो जाएगा और आप आरपीएफ में 50 में 40 क्वेश्चन आराम से कर पाइएगा। ये चीज़ ध्यान देनी है और जो है ये डेली जो है आपको 10 एम में आएगा। कितना में आएगा? 10 एम में आएगा, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।